Can you see the screen? Yes, sir. ठीक है, सो मैंने आप दोनों को लिंक भी भेज दिया, यू कैन ओपन इट एट योर एंड टू, पर अगर नहीं भी होता तो दैट्स फाइन, वी कैन डू इट, अगर अदरवाइज अच्छा होता है अगर आपके पास भी खुला हो. So, Mariam, can you see the screen as well? जी. Okay, so before we begin reading, let me just quickly recap reading में हमारे पास क्या होता है. We're going to start reading today, so this is the introduction lecture. जो रीडिंग होती है IELTS की एकेडमिक, उसके अंदर वी हैव 40 क्वेश्चंस एंड वी हैव 60 मिनट्स टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. आपको रीडिंग के अंदर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, अनलाइक लिसनिंग जिसके अंदर आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं. जो एकेडमिक रीडिंग होती है वो 3 पैसेजेस पे डिपेंड करती है. जैसे आपको यू कैन सी इट ओवर हियर इन द टॉप कॉर्नर, इट सेज रीडिंग पैसेज 1. ओके, सो इसी तरह देयर इज अ रीडिंग पैसेज 2 एंड देन देयर इज अ रीडिंग पैसेज 3. नाउ जो तीनों passages हैं, they are between 500 to 700 words long, as you can see, and they all contain academic texts. ठीक है, ये देखें, जैसे ये है 3000 heat wave, and then we have, ठीक है, amateur naturalist. So all of these are going to be quite academic subjects. और आपको increasing difficulty आती है passages की. So this is the first passage. It is easier than the rest of the two. So पहला पैसेज सबसे आसान है, then second पैसेज जिससे थोड़ा सा मुश्किल होगा, और थर्ड पैसेज उससे ज्यादा मुश्किल होगा. कैसे मुश्किल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ. ऐसे मुश्किल होगा जैसे उसके अंदर वर्ड थोड़े से ज्यादा होंगे. जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसमें 450 या 500 वर्ड्स हैं, तो अगले पैसेज में 600 होंगे, उससे अगले में 700 वर्ड्स होंगे. सो वर्ड्स थोड़े से ज्यादा होंगे, प्लस जो आपकी वोकैबुलरी होगी वो एकेडमिक होगी इन इट्स नेचर, और सिनोनिम लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस होगा जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे. सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दीज थिंग्स. आपको वोकैब बिल्ड अप होना चाहिए. उसके लिए थोड़ा सा जो एक अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि आप आइल्स के एकेडमिक टॉपिक्स या बीबीसी के एकेडमिक टॉपिक्स को फॉलो करें. अगर आप उस्मान आपके पास तो वो लिस्ट होगी, अगर मरियम आपके पास नहीं है तो लेट मी नो, मैं आपको भिजवा दूंगा. ठीक है, तो आज से फिर आप उसको भी जी. बनाना शुरू करना. ठीक है, सो इट ठीक इज अ है. वोकैब बिल्डर, उसको आप रोज फॉलो करोगे. उस्मान आप कर रहे हो? सर एक ये पूछना था कि जो रीडिंग टास्क होगा फॉर जनरल, वो सेम होगा? डिफरेंस कितना होगा मतलब उसमें? उसके अंदर जो थर्ड पैसेज होगा वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसी तरह का होगा जो इसमें है. ठीक है, बट तो उसमें भी एकेडमिक होंगे फर्स्ट 2 पैराग्राफ? पहले 2 पैराग्राफ नहीं होंगे, मगर क्वेश्चन टाइप्स यही होंगे सारे. ठीक है, वो इससे ओके, आसान होगी, मगर जो थर्ड पैसेज होगा वो एकेडमिक होगा. सही. ठीक है, सो पहले 2 पैसेजेस आपके थोड़े सिंपलर होंगे, मगर थर्ड पैसेज एकेडमिक होगा. मगर जो आपके क्वेश्चन टाइप्स हैं वो सारे सेम ही होने हैं. सो बेसिक सही. टेक्निक क्वेश्चन टाइप्स को आइडेंटिफाई करने की, अगर आपको क्वेश्चन टाइप सॉल्व करने आ गए हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू कि आप एकेडमिक कर रहे हैं या जनरल कर रहे हैं. जनरल. बेसिक चीज है आपको क्वेश्चन टाइप को टैकल करना आना चाहिए. यस. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो एज आई वाज सेइंग, वोकैब बिल्डिंग पे थोड़ा ध्यान दें. ठीक है, उसका भी जो थर्ड पैसेज होगा जनरल का, वो भी जो है वो टफ होगा, वो एकेडमिक होगा. तो इस वजह से थोड़े से वोकैब बिल्डिंग होगी तो इट वुड बी बेटर. नाउ रीडिंग में जो आपको मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, इफ यू कंसर्न द इंट्रोडक्शन पीडीएफ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमें आते हैं. ठीक है, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं. एज यू कैन सी हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दैट वी हैव टू मैच. ठीक है, इसी तरह हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं मल्टीपल चॉइस होते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी कैन गेट इन द रीडिंग सेक्शन. और ये किसी तरतीब में नहीं होते. देर इज नो सेट वे के पैसेज 1 में आपको ट्रू फॉल्स आएंगे, पैसेज 2 में नहीं आएंगे, पैसेज 3 में कुछ और आएगा. दे कैन कम इन एनी नंबर ऑफ ऑर्डर. तो आपने किसी भी जो है ना ऑर्डर को एक्सपेक्ट करना है. देर इज नो, जो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सीक्वेंस्ड होते हैं. सीक्वेंस मतलब ये कि जो पहले चीज आई वो पहले आई, जो बाद में आई वो बाद में आई. बट जो क्वेश्चन टाइप्स इस तरह के होते हैं जहां पे आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मैच करनी होती है, या हु सेड व्हाट, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है. जी एक पैसेज है उसमें ABCD 4 प्रोफेसर के व्यूज हैं. अब क्वेश्चन आपको आ जाता है जी ये व्यू किस किस प्रोफेसर ने कहा. तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो सीक्वेंस्ड नहीं होते, वो एक रीडिंग ऑर्डर में नहीं उनके आंसर्स होते. तो उसके लिए आपको पूरा पैसेज जो होता है उसका आइडिया होना चाहिए, और हमने कोशिश ये करनी है स्किमिंग एंड स्कैनिंग करके कि हम पूरे का पूरा पैसेज जो है उसको एज मच एज पॉसिबल रीड कर सकें.
आपने कभी भी एक दो लाइनों के ऊपर नहीं देखना, यू ऑलवेज हैव टू कंसल्ट द फुल passage in order to get a good understanding of what the passage is about. So यहां तक कोई क्वेश्चन रीडिंग के बारे में? नहीं, मुझे तो कोई नहीं। ओके नो सर। उस्मान, ओके सो देयर आर मेन टेक्निक जो हमारी होती है रीडिंग के अंदर, दैट इज व्हाट वी कॉल स्किमिंग। स्किमिंग जो होती है वो बेसिकली इट गोज अलोंग समथिंग लाइक दिस। अब जैसे देखें यहाँ पे वी हैव विलियम गिलबर्ट एंड मैग्नेटिज्म, सो वी नो दैट द पैसेज इज अबाउट दिस पर्सन एंड magnetism. So what when we say A, it says the 16th and 17th century saw two great pioneers of modern science, Galileo and Gilbert. अब जब इस तरह की लैंग्वेज आती है आपने देखना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, की वर्ड्स क्या है यहाँ पर, ठीक है। हमें ये पता है कि टू ग्रेट पायनियर्स हैं मॉडर्न साइंस के, गिलबर्ट एंड, अब ये देखें यहाँ पे इस वेबसाइट में भी यू हैव द ऑप्शन टू हाईलाइट। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर देंगे तो वहां पे भी आपके पास ये ऑप्शन होगा सॉफ्टवेयर में, और अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हैं तो आप इन चीजों को अंडरलाइन करें या हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें, जैसे ये मैं करने लगा हूं, लुक एट दिस, मैंने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। सो आई नो इस पैसेज में ये बात हो रही है, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ देयर फाइंडिंग इज एमिनेंट, सो उनकी फाइंडिंग क्या थी, देयर फाइंडिंग वाज एमिनेंट, मैं उनकी फाइंडिंग को हाईलाइट कर लूंगा, ठीक है, और इसी तरह एमिनेंट होने को हाईलाइट कर लूंगा। दिस वे आई हैव अ रफ आइडिया के टेक्स्ट में क्या बात हो रही है। फिर गिलबर्ट वाज द फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, father of science and electricity, an Englishman of learning and a physician at the court of Hitler. Prior to him, all that was known of electricity and magnetism was that what the ancients knew, nothing more than the lodestone possessed magnetic properties, and that amber and jet, when rubbed, would attract bits of paper or other substances of small specific gravity. However, he is less well known than he deserves. अच्छा, ये जल्दी जल्दी जो मैंने पढ़ा है उसमें आप कह रहे होंगे कि सर इतना जल्दी पढ़ लिया, समझ ही नहीं आई। अच्छा, इसमें अभी पूरा स्किमिंग के दौरान जब हम स्किमिंग कर रहे होते हैं तो हम पूरा नहीं समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर रहे होते हैं। वो वर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं नाउन्स, ठीक है, नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं इफ यू कैन सी देम, एडवर्ब्स होते हैं इफ यू कैन फाइंड एनी, एंड देन एनी वर्ड जो कि कंडीशनल या क्वालिफायर्स हो। कंडीशनल्स और क्वालिफायर्स क्या होते हैं, जैसे ये हाउएवर, लेस कंडीशनल है, क्वालिफायर करता है कि यार कुछ ज्यादा है चीज, कुछ कम है, ठीक है। सम, ऑल, ये सारे कंडीशनल्स होते हैं, ठीक है। जब हम इस तरह के वर्ड्स हाईलाइट करते हैं तो वी हैव एन आइडिया, ठीक है। ऑल नोन क्या था, ये नोन था जी। सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई के इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, ठीक है। और ये स्किमिंग करना जो होता है वो आपको बताता है और दिखाता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स पैसेज में कहाँ हैं, ताकि आप एट अ ग्लांस बार बार आपको पूरा पैसेज ना पढ़ना पड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, आपको पता हो कि पैराग्राफ ए में क्या बात हो रही है, पैराग्राफ बी में क्या बात हो रही है, सी में क्या बात हो रही है, डी में क्या बात हो रही है। सो यू हैव अ मैप, एक विजुअल मैप बन जाता है आपके पास, विच इंफॉर्मेशन गोज वेयर। सो स्किमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, और ये थ्रू आउट द पैसेज जब आप पढ़ते हैं तो आपने करनी है। मोस्टली लोग रीडिंग में स्ट्रगल इसलिए करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट इमीडिएटली आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, सिनोनिम्स, और उनको टाइम जाया हो रहा होता है बिकॉज देर बार बार जाके वो री रीड कर रहे होते हैं बिकॉज दे हैव नॉट स्किम्ड एंड दे हैव नॉट हाईलाइटेड। कुछ लोग सिर्फ नाउन्स हाईलाइट करते हैं और कुछ भी हाईलाइट नहीं करते, या डेट्स हाईलाइट करते हैं और कुछ भी हाईलाइट नहीं करते। वाइल आपको नाम और डेट्स हाईलाइट करनी चाहिए, आपको इसके अलावा भी वर्ड्स हाईलाइट करने चाहिए, ठीक है। ऑलवेज सिर्फ यही दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, अदर वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड एज वी विल गो ऑन वी विल हैव अ लुक एट देम, ठीक है। सो स्किमिंग इज आवर मेन हेल्पर। स्किमिंग के बगैर रीडिंग करना ऐसे ही है जैसे आप जो है ना वो घास में ना तीली ढूंढ रहे हैं और आपसे टाइम ही नहीं मैनेज होगा। दूसरी चीज, स्किमिंग आपको वोकैबुलरी बिल्डअप में स्पेशली प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। सो जो जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगते हैं उनको हाईलाइट करें, उनके मतलब देखें, ठीक है। और अपनी अपनी प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि ये एकेडमिक है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी इंग्लिश जो है ऐसी होगी जो आपके पास शायद आइडिया हो आपको कि ये वर्ड क्या है मगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा, ठीक है। सो उसमें देख लेना बेहतर होता है। नाउ यहाँ पे जब हम आते हैं, ठीक है, लुक एट द फर्स्ट, हमारे पास क्वेश्चंस देखें यहाँ पे क्या है। रीडिंग पैसेज 1 हैज 7 पैराग्राफ्स,
ठीक है, अब चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो, और उसके नीचे उन्होंने 10 हेडिंग्स दी हुई हैं. कैन यू सी दीस हेडिंग्स Yes. नाउ? अच्छा, जो अब मैं आपको प्रो टिप देने लगा हूं, आपका बहुत टाइम सेव होगा. दो चीजें इस तरह के क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. जब भी आपको कहा जाए कि पैसेज की हेडिंग ढूंढें, आपके ज़हन में दो चीजें आनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेडिंग्स जो होती हैं वो पहली या दूसरी लाइन के मतलब से ही आपको पता चल जाएंगी. सो फॉर एग्जांपल, ये जो ए है, इसकी ये पहली जो दो लाइंस है ना, पहली दो लाइन, इसी के अंदर इसकी हेडिंग है. सो हर पैराग्राफ की जो पहले एक दो सेंटेंसेस हैं, दे विल कैरी द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ. और सिंस हम वो मेन आइडिया जब हम कर लेंगे आइडेंटिफाई, तो हमारे लिए हेडिंग ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा. पहली चीज. दूसरी चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये है, लुक एट द काउंट. यहां पर हमारे पास रीडिंग पैसेज 1 में कितने पैराग्राफ है? 7. अच्छा, हमारे पास हेडिंग्स कितनी है? 10. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देयर आर 3 एक्स्ट्रा हेडिंग्स. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन है, ये जी बताएं जी पैराग्राफ ए का क्या है. अब वो क्या करेंगे? वो ये हेडिंग उठाएंगे यहां से, अर्ली ईयर्स, अब वो सारा पढ़ना शुरू कर देंगे. ये हेडिंग कहां पे आती है? ओके, दिस इज द रॉन्ग वे टू गो. आपने ऐसे नहीं करना. स्पेशली इस क्वेश्चन में आपने देखना है कम क्या है. कम है पैराग्राफ्स, इसका मतलब है 7 पैराग्राफ्स है, 10 हेडिंग्स है. इसका मतलब हो सकता है आप जो पहली उठा के ढूंढ रहे हो वो हो ही ना किसी की, क्योंकि देयर आर 3 एक्स्ट्रा हेडिंग्स हियर. आपने यहां पे जब भी ऐसी चीज हो, जो चीज कम है, आपने उसको उठा के दूसरे के साथ मैच करना है. सो फॉर इंस्टेंस, हमें पता है पैराग्राफ 7 है, इसका मतलब है कि हर पैराग्राफ की एटलीस्ट एक हेडिंग मौजूद होगी. सो मैं पैराग्राफ ए पहले पढ़ूंगा और फिर उसकी हेडिंग ढूंढूंगा, ना कि मैं पहले हेडिंग्स देखूंगा और ढूंढूंगा कि वो किस पे सॉल्व, वो किस पे जाके लगती है. इस तरह यू विल सेव अ टन ऑफ टाइम. कोई क्वेश्चन यहां तक? नो सर. जी No, मरियम, sir. वंडरफुल. No, sir. हाँ, कहीं पे ना समझ लगे बिला झिझक रोकिएगा, पूछिएगा, ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना कि सर क्या कहेंगे, हमें नहीं आता. नहीं आता इसीलिए हम ये क्लास कर रहे हैं. ठीक है, ओके. So let's start. So we have a list of headings, and when we come here, the 16th and 17th century saw two great pioneers of modern science. अब चूंकि मैंने skim किया हुआ है, I have a rough idea कि ये heading क्या बन सकती है. अब remember, जो भी heading होगी वो पूरे paragraph को head करेगी. The impact of their finding is eminent. ये है जी पहले दो sentences. ठीक है, हमने keywords underline करने हैं. Keywords हमारे पास क्या है? Two great pioneers, गैलीलियो एंड गिलबर्ट. इंपैक्ट उनका एमिनेंट है. एमिनेंट का क्या मतलब होता है? इट सेज फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्फीयर और प्रोफेशन. सो ऑब्वियसली somebody who's very important and somebody who's very famous. So let's look at the headings. हमें पता है एक ही हेडिंग मौजूद है. फर्स्ट है जी अर्ली ईयर्स ऑफ गिलबर्ट. अर्ली ईयर्स की तो बात नहीं हो रही. और अच्छा, दूसरी चीज ये, आपने इंफॉर्मेशन नहीं सिर्फ करनी, मैच, हेडिंग ढूंढनी है. What was new about his scientific research method? इसका भी अभी कोई जिक्र नहीं है. हम देख रहे हैं pioneers देख रहे हैं, और दो देख रहे हैं, the development of chemistry नहीं, questioning traditional astronomy नहीं, pioneers of early science. Yes, the 16th and 17th century saw two great pioneers of modern science. So paragraph A की heading क्या है? 5. लेकिन सर ये तो अर्ली साइंस और मॉडर्न साइंस की बात, मतलब उधर वो अर्ली साइंस कह रहा है, इधर ये मॉडर्न साइंस कह रहा है, हाँ, तो ये तो डिफरेंट नहीं है? नहीं ना, मगर यहां से स्टार्ट तो हुआ ना. आगे आगे तो देखें, गिलबर्ट वाज द फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट. सो इसका मतलब ये है, एंड ही इज आल्सो क्रेडिट द फादर. सो इसका मतलब ये है कि दे आर बेसिकली इक्वेटिंग अर्ली साइंस एंड मॉडर्न साइंस. ये पैसेज में उन्होंने गिवन दिया हुआ है, सिंस उन्होंने 16th और 17th सेंचुरीज का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें. अगर वो पैसेज के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं कि जी ये अर्ली थे और ये लेटेस्ट थे, तो फिर हमें पता होगा कि हाँ भाई, पैसेज इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है. बट सिंस पैसेज नहीं डिफरेंशिएट कर रहा, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा. ठीक है, इसलिए दैट इज द रीजन. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम ये भी देखेंगे कि बाकी कुछ लगता है कि नहीं. सो वी हैव टू फॉलो सम डिडक्टिव रीजनिंग एज वेल. सो लुक एट दिस. अभी तक हमने 5 के अलावा जो भी ऊपर पड़े वो तो नहीं लगते. एग्रीड? जी. राइट, आगे भी देख लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर. 6 है जी प्रोफेशनल एंड सोशल रिकग्निशन. नहीं, ये भी नहीं है. बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल साइंस सोसाइटी.
इसका भी कोई जिक्र नहीं है। द ग्रेट वर्क्स ऑफ गिलबर्ट। अच्छा, अब कई लोग यहाँ पे, कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये हो सकता है, 8 हो सकता है, द ग्रेट वर्क्स ऑफ गिलबर्ट, क्योंकि ही इज credited as the father of science and electricity and magnetism, and obviously he was a physician at the court of Elizabeth. आपका ख्याल है? सर वर्क्स की तो अभी बात मतलब उसमें वर्क्स का क्या मतलब होता है? क्लैरिटी से नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में था, ओके, फादर ऑफ साइंस ये उस्मान, व्हाट डू बताया यू तो थिंक? वैसे उसमें है। उस्मान, आर यू देयर? यस सर। व्हाट डू यू थिंक, 8 हो सकता है? नो सर। क्यों? तो उसने भी उसकी कोई वर्क की बात नहीं की ना, सिर्फ तो वो अभी सिर्फ वो बता रहा है कि उसके जनरल वो है किस चीज के ऊपर काम करता है ना, ओके, मगर ये नहीं बताया उसने काम क्या किया है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में, रीडिंग एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में जब भी वर्क्स की बात आती है, इसका मतलब होता है बुक्स, पब्लिश्ड मटेरियल। ओके, इसका मतलब कभी भी काम नहीं होता। ओके, सो ग्रेट वर्क्स ऑफ गिलबर्ट का क्या मतलब होगा? जो उसकी पब्लिकेशंस थी। ओके, सिंस उनका जिक्र नहीं हुआ, दैट इज व्हाई 8 इज नॉट द आंसर। Okay. Now let's look at paragraph B. It says Gilbert's birth predated Galileo. Born in an eminent local family in Colchester County in the UK. ठीक है, on May 24, 15, he went to grammar school and then studied medicine in St. John's College, Cambridge, graduating in 1573. Later, he traveled in the continent and eventually settled down in London. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें बताया जा रहा है कि जो जो उसके पैदाइश से उसकी ग्रेजुएशन तक जो उसकी लाइफ है वो क्या थी। ठीक है, सो अब हमारा मेन आइडिया क्या बना? लुक एट द हेडिंग्स, व्हिच वंस डू यू थिंक कैन अप्लाई? अर्ली इयर्स ऑफ गिलबर्ट। और डू यू थिंक एनीथिंग एल्स अप्लाइज? क्यों उस्मान, व्हाट डू यू थिंक? सर नंबर 1 ही है सर। नंबर 1 ही है, शाबाश। व्हाई? बिकॉज इट इज द अर्ली इयर्स ऑफ गिलबर्ट। यस। Okay, now let's look at C. C says he was a very successful and eminent doctor. Eminent का क्या मतलब होता है? Very famous. अब ये है हमारा, all this culminated in his election to the president of the Royal Science Society. He was also appointed personal physician to the Queen. Personal physician भी है जरा भाईजान, and later knighted by the Queen. He faithfully served until her death. ठीक है, however, he didn't outlive the Queen for long and died only a few months after his appointment. ठीक है, as personal physician to King James. ये है हमारी की pertinent information, मगर हमारा मेन आइडिया पहले 2 सेंटेंसेस में ही होना चाहिए। अब देखें, प्रोफेशनल एंड सोशल रिकॉग्निशन हो सकता है, और क्यों भाई उस्मान, व्हाट डू यू थिंक? सर आई एम रीडिंग द पैसेज फर्स्ट, सो देन आई विल पढ़े आंसर। पढ़े, कोई मसला नहीं, नो इशू। मरियम 7 क्यों नहीं हो सकता? बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल साइंस सोसाइटी। किधर बात हुई है कि एक मुझे पैसेज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये देखें ना, ये भी तो लिखा हुआ है, ये मैंने रेड में हाईलाइट किया। लेकिन पूरा पैराग्राफ तो सिर्फ इस पे नहीं सर, उसकी सोशल रिकॉग्निशन की बात भी हो रही है और प्रोफेशनली भी वो मींस प्रोफेशनली वो डॉक्टर था और फिर क्वीन की बात हो रही है। एक मिनट दोबारा पढ़ लूंगी। Okay. पढ़े पढ़े, नो इशू, ये चीजें हमने करनी है। 7 बनेगा सर। उस्मान, आप क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आपकी क्लियर आई। 7। अच्छा, बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल साइंस सोसाइटी, ये कह रहे हैं आप? यस सर। ओके, because he is serving also died after becoming one of them ना, physician appointed भी हुआ, तो later उसने serve भी किया, तो as a
फिजिशियन और जो भी अपॉइंट हुआ, तो रॉयल साइंस सोसाइटी वाला ही आएगा ये 7th। ओके जी मरियम, आपने पढ़ लिया दोबारा? नहीं सर। पढ़े पढ़े। जी सर ठीक है। 7th भी हो सकता है। होना एक ही चाहिए, या तो 6 है या 7 है। अच्छा, आपकी ओरिजिनल रीजनिंग करेक्ट थी। और उस्मान, ये चीज ध्यान रखनी है, और अब ये बड़ा क्रूशल मिस्टेक है जो मोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं। आपने इंफॉर्मेशन नहीं मैच करनी। मरियम का ओरिजिनल एनालिसिस ठीक था। रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट होना वाज ओनली वन ऑफ द स्टेप्स इन हिज करियर। अगर आप ध्यान से देखें तो उसका प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल साइंस सोसाइटी होना सिर्फ एक स्टेप है। उसके बाद ही वाज अपॉइंटेड पर्सनल फिजिशियन एंड लेटर नाइटेड बाय द क्वीन। सो ये सारी सक्सेशन ऑफ स्टेप्स है। सो रॉयल साइंस सोसाइटी का प्रेसिडेंट होना कैन नॉट बी द लिस्ट, कैन नॉट बी द हेडिंग ऑफ द इंटायर पैराग्राफ. It is in the first line. He was a very successful and eminent doctor, which means कि जो बाकी सारी चीजें हैं उसकी प्रोफेशनल एंड सोशल रिकग्निशन को बता रही हैं. आपने, आपका गट बिल्कुल ठीक था उस्मान, आपने इंफॉर्मेशन मैच की है, मगर आपने ये नहीं देखा कि ये इंफॉर्मेशन पूरे पैसेज को डिफाइन करती है कि नहीं. ओके सर। ठीक है. सो ये मरियम ठीक है, आपने भी इस तरह कंफ्यूज नहीं होना. आपका ओरिजिनल एनालिसिस ठीक था, और मैंने आपको इसलिए पूछा था ताकि मुझे पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्यों लग रहा है ये, और आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि ये सेकंड क्यों नहीं है. अब आपको समझ लगा? जी जी। ठीक है. सो डू नॉट गेट डबल माइंडेड. ये बिल्कुल ठीक था. आए जी, नेक्स्ट देखते हैं. It says Gilbert was first interested. First क्या है? Conditional. Interested क्या है? Verb. In chemistry, but later changed his focus due to a large portion of mysticism of alchemy involved. अब ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. पहली लाइन में है, such as the transmutation of metal. पहली लाइन में, he gradually developed his interest in physics after the great minds of the ancient, particularly about the knowledge. ठीक है, उसने डेवलप किया इंटरेस्ट इन फिजिक्स आफ्टर. ठीक है. And strange mineral with the power to create. In the meantime, Britain became a major seafaring nation in 1588. 1588 में ब्रिटेन जो थी वो बन गई. When the Spanish Armada was built, opening the way to British settlement of America. British ships depended on the magnetic compass. Depended थे जी, वो किस चीज के ऊपर थे? Depended magnetic compass के ऊपर. Yet no one understood why it worked. Did the pole star attract it as Columbus once speculated, or was there, pole star को highlight कर लें because might be there. ठीक है. Or there was a magnetic mountain at the pole as described in Odyssey, which ships would never approach. Because the sailors thought, क्या thought किया जी? That its pull would yank out all the iron nails and fittings. ये भी important है. For nearly 20 years, William Gilbert conducted ingenious experiments to understand magnetism. अब यहाँ पे देखें, his works include on the magnetic bodies and great magnet of the north. ये आ गई ना किताबों के नाम? मैंने क्या कहा था आपको? बट अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हेडिंग जो पूरे पैराग्राफ को डिफाइन करेगी. रिमेंबर, हमने सिर्फ पैसेज की इंफॉर्मेशन नहीं मैच करनी. जी, व्हाट डू यू गाइस थिंक? फर्स्ट लाइन देखें. स्क्रीन फुल कैसे होगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वो यूज कर रही हूँ जूम, मुझे समझ नहीं आ रही. क्या कह रही हैं? वो सॉरी. बहुत छोटी, जो जूम की आपकी जो स्क्रीन है ना, वो मेरे साथ शेयर तो हुई है, लेकिन वो बहुत स्मॉल हो गई है. वो उसका आप मोबाइल पे हैं कि कंप्यूटर पे नहीं हैं? नहीं, लैपटॉप पे हूँ, लैपटॉप पे. छोटी हो गई है? अच्छा, नहीं मैंने तो जी नहीं वो कुछ. शायद नहीं मैं, नहीं, मैंने शायद मिनिमाइज किया था. अच्छा, अब मैं उसे मैक्सिमाइज कैसे करूंगी? आई हैव नो आइडिया. करके देखें. ट्राई करती हूँ. उस्मान, व्हाट डू यू थिंक? कंट्रोल प्लस दबाएं तो उससे ना जूम इन और जूम आउट होता है. कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल प्लस से ना कीबोर्ड पे जूम इन होता है. तो वो भी हो सकता है, अगर आप करें, हो सकता है वो आपसे दब गया हो. सही है. वो भी है ना कि एक की राइट होगी. साइड पे ना आपके होगी. जी, लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं फिर मुझे नजर आ रहे, मतलब मींस वो नजर आ रहा है रीडिंग मटेरियल, लेकिन जो ऑप्शंस हैं शायद मैंने ज्यादा कंट्रोल माइनस से स्मॉल हो कंट्रोल जाएगा, माइनस से देखती थोड़ा सा हूँ. कम हो जाएगा, ज्यादा हो गया हो शायद.
80% हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे क्वेश्चंस नजर नहीं आ रहे। आपने वो स्लाइडर सेंटर में होता है जी इसके। ठीक है, हाँ वो हैंड का हाँ। है, अच्छा अच्छा, उससे वो उससे इधर उधर ठीक है। हो गया। अच्छा, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, इसलिए कोई बात मुझे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी आर हैप्पी टू हेल्प। ठीक थैंक है। यू। जी उस्मान, क्या कह रहे थे आप? सर कुछ नहीं, वो मैं मैक्सिमाइज करने का बता रहा था। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, वरना आपको भी कहता, आप बताएं वो सब। चले देखें जी, डी का जी क्या हो सर। सकता है? फर्स्ट लाइन में हमारे कीवर्ड्स क्या हैं? फर्स्ट इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री बट लेटर चेंज हिज फोकस ड्यू टू लार्ज पोर्शन ऑफ मिस्टिसिज्म। सो हमारे कीवर्ड्स ये हैं, हम चेंज ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। एक्स तो शायद पता नहीं, बाकी ऑप्शंस पढ़नी पड़ेंगे फिर। और सर आई एक्स का भी उसने हिज डिस्कवरी अबाउट मैग्नेटिज्म, इसकी भी बात हुई है सेकंड बात नहीं लास्ट हमने देखनी, लाइन में। हमने सिर्फ पहली पूरा, दो लाइंस में हाँ। देखना है। हेडिंग्स हमेशा पहली दो लाइंस में होती हैं, दे नॉट इन द एंड। एंड पे तो आप इंफॉर्मेशन मैच कर रही हैं। हम्म, जो उस्मान अभी फिर जैसे कर रहे थे, हेडिंग अभी तो ऐसे नहीं करना। हेडिंग देखनी है हमने, जो पूरे पैसेज को डिफाइन करे। उस्मान, व्हाट डू यू थिंक? फोकस। आप भी मरियम सर बताएं। कीवर्ड्स मैच करें पहली दो लाइंस के, और कुछ भी नहीं करना। सर फिर एक्स ही हो सकता है, चेंज ऑफ फोकस। अच्छा, आप कह रहे हैं एक्स हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक उस्मान? यस सर, एक्स एक्स इज इज द चेंज ऑफ राइट फोकस। आंसर। व्हाई? बिकॉज दे क्लियरली मैच। अच्छा, अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे जैसे पैसेज वन एंड होता जाता है, आपको इस चीज का याद रखना चाहिए कि आगे थोड़ी सी सिनोनिम लैंग्वेज यूज होगी। ओके, सो एग्जैक्टली यहां पे अगर चेंज ऑफ फोकस है तो जरूरी नहीं है वहां भी चेंज ऑफ फोकस हो, वहां पे हो सकता है लिखा हो इस चेंज ऑफ इंटरेस्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? सो यू हैव टू, आपने सिर्फ एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं मैच करना, आपने मतलब भी मैच करना है। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यू विल हैव अ ग्रेटर एक्यूरेसी। लेट्स लुक एट ई। गिलबर्ट्स डिस्कवरी वाज सो इंपॉर्टेंट टू फिजिक्स। जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट थी जी उसकी डिस्कवरी। डिस्कवरी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ले जी, ढूंढे, पहली लाइन में ही आंसर होना चाहिए। His discovery about magnetism. Yes, his discovery about magnetism. Magnetism. What was? This was. So यहां पे देखें। अच्छा, गलती ये है कि अगर हम सिर्फ यहीं पे देख के इस पैसेज को ना पढ़ें तो ये हमारी गलती है, हमें इसको भी स्किम करना चाहिए। वाई? अब आप कहेंगे सर हेडिंग तो हमें मिल गई है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हेडिंग हमें मिल गई है, मगर ये देखें आगे आगे भी क्वेश्चंस हैं। जब हम हेडिंग्स वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो पहले 13 सवाल इसमें से हैं, इस पैसेज में से हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम अभी इसको स्किम करके आगे चले जाएंगे तो वी विल सेव आवर टाइम। सो लेट्स से हम यहां पे करते हैं, ही कॉइन्ड द वर्ड इलेक्ट्रिक। ले जी, गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिक वर्ड भी कॉइन किया था। अच्छा, अर्ली बिलीफ्स ऑफ मैग्नेटिज्म वर लार्जली, अर्ली बिलीफ्स क्या थे? एंटेंगल्ड विद सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशंस क्या थी उनकी? लेट्स लुक। सच एज दैट रबिंग गार्लिक ऑन लोडस्टोन कैन न्यूट्रलाइज इट्स मैग्नेटिज्म। ये पहला उनका था, ये पहला है जी सुपरस्टिशियस बिलीफ। One example being that sailors even believed that smell of garlic would even interfere with the actions of the compass, which is why helmsmen were forbidden to eat it near a ship's compass. Gilbert also found, अभी देखें ये verb है, that metals can be magnetized by rubbing materials such as fur, plastic or the likes on them. He named the ends of the magnet North Pole and South Pole. अच्छा जी, नेम भी उसी ने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
The magnetic poles can attract or repel depending on polarity. In addition, अब ये और आ गई, इसकी एक और चीज आ गई. However, ordinary iron is always attracted to a magnet. Though he started to study the relationship between magnetism and electricity, he started, उसने start तो किया है, but he didn't complete it. So ये बड़ा important part है. He didn't complete it. ये नहीं complete कर सका. His research of static electricity using amber and jet only demonstrated that objects with electrical charges can work like magnets. ये है जी उसकी discovery. It is a French guy named Dufay that discovered. Dufay ने discover किया that there are actually two electrical charges. ठीक है जी. अब हमारा टाइम सेव होगा जब हम अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे. F देखते हैं. He also questioned the traditional astronomical beliefs. ले जी ये तो आसान होना चाहिए. हेडिंग तो मिल जानी चाहिए इस पे. Questioning traditional astronomy. सारी चीजें मैच कर रही हैं. Yes sir. क्यों उस्मान? आसान है ना ये? यस सर. हाँ, तो ये आपको टेक्निक आपने सीख ली, मगर स्किमिंग भी इंपॉर्टेंट है. आई होप ये जो स्किमिंग मैं कर रहा हूँ आप इसी तरह इसको करोगे, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे यू विल बी लॉस्ट. आपको समझ ही नहीं आनी कि क्या हो रहा है. मगर F को हम हाईलाइट करते हैं. और अच्छा जी, he didn't express in his quintessential beliefs whether the earth is the center of the universe or in orbit around the sun. So वो कहता है वो belief पता करता था कि नहीं, उसने express नहीं किया. He didn't express, क्या express नहीं किया? Beliefs whether the earth is the center of the universe. ये उसने नहीं बताया. However, he believed, हमें ये पता है, he believed that stars are not equidistant from the earth. ठीक है, ये हमें पता है कि उसका बिलीफ 1 था. The earth itself is like a giant magnet, which is why compasses always point north. ये भी उसका बिलीफ है. The spin on an axis that is aligned with the earth's polarity. He even likened the polarity of the magnet to the polarity of the earth and built an entire magnetic philosophy on this analogy. In his explanation, magnetism is the soul. उसकी explanation क्या है जी? मैग्नेट तो सोल है, ठीक है, अर्थ का. Thus, a perfectly spherical lodestone कहते हैं ऐसा पत्थर जिसमें आयरन कंटेंट इतना हाई हो कि वो मैग्नेटाइज्ड हो जाए. When aligned with the Earth's pole would wobble. ठीक है, वो कहता है कि स्फेयर जो है वो क्या करेगा? Wobble all by itself in 24 hours. कहता है अपने अपने ऊपर ही घूमता रहेगा. Wobble का मतलब होता है हिलते हुए घूमना. Further, he also believed, अच्छा ये भी उसका बिलीफ है, that क्या बिलीफ है? सन एंड other stars wobble just like the earth does around a crystal core. वो कहता है जी ये भी उसका बिलीफ था. ये हमने बिलीफ उसका हाईलाइट कर लिया. एंड speculated that the moon might also be a magnet caused to orbit by its magnetic attraction to the earth. This was perhaps the first proposal था that a force might cause a heavenly orbit, जो ग्रेविटी की, जिसके बारे में सर आइजैक न्यूटन ने जिसको फिर बाद में एक्सप्रेस किया. एंड लेट्स लुक एट जी. His research method was revolutionary in that he used experiments rather than pure logic and reasoning like the ancient Greek philosophers did. अच्छा जी, उसका मेथड क्या है? It is revolutionary. क्यों revolutionary है जी? Because वो एक्सपेरिमेंट करता है rather than pure logic and reasoning. Second. जी, ये हमारा पहला है. What was new about his scientific research method? अच्छा जी, क्या क्यों आपके ख्याल में 2 है? क्योंकि सर उसका साइंटिफिक रिसर्च मेथड एक्सपेरिमेंट्स था, लॉजिकल नहीं था. मतलब आपने मैच किया, बट कीवर्ड क्या है? रेवोल्यूशनरी. रेवोल्यूशनरी का क्या मतलब होता है? न्यू. समथिंग दैट इज न्यू. सो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी है, वहां पे न्यू है, बट दे मीन द सेम थिंग. उस्मान, क्लियर हुआ? सर. ओके, आए जी, आगे भी इसको पढ़ते हैं. इट वॉज अ न्यू एटीट्यूड, ले सेकंड लाइन में आ भी गया, टुवर्ड्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. Until then, scientific experiments were not in fashion. It was because of this scientific attitude, together with his contribution to our knowledge of magnetism, that a unit of magnetomotive force, also known as magnetic potential, was named Gilbert in his office. The magnetic potential was named after Gilbert. ये हमारे लिए important information है. His approach of careful observation and experimentation, rather than the authoritative opinion or directive philosophy of others, had laid the very foundation of modern science. ले जी, so now we have a rough idea कि कौन सी चीज कहाँ पर लिखी हुई है. So हमने, since ये हमने कर लिए हैं, let's come to questions 8 to 10. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास है true, false and not given.
कोई चीज ट्रू तब होगी जब पैसेज में जो इंफॉर्मेशन है वो इधर मैच कर रही हो, फॉल्स तब होगी जब इंफॉर्मेशन सेम चीज के बारे में हो मगर ऑपोजिट हो, तब फॉल्स होगी। और अगर किसी ऐसी चीज के बारे में बात हो जो कि पैसेज में मौजूद ही नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, नॉट गिवन। सो लेट्स सी, अब हमें रफ आइडिया है कि कौन सी चीज कहां है। अच्छा जी, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन। ट्रू कब है, इफ द स्टेटमेंट एग्रीज। फॉल्स कब है, इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स। एंड नॉट गिवन कब है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। दिस क्वेश्चन नंबर 8 देखें, he is less famous than he should be। ये देखें, हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें, कैन यू सी। यस सर। he is less well known than he deserves। अब synonym लैंग्वेज स्टार्ट हो गई है। क्यों जी, मतलब सेम है। जी सर। so this means that this is True. true। अच्छा जी, सेकंड है, he was famous as a doctor before he was employed by the queen। यहाँ पे सी में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। जी सर, ये भी ट्रू है। क्यों उस्मान, यस सर। ट्रू है ना, वाई, बिकॉज पहली लाइन ही बताती है कि he was already a very successful and eminent doctor। अच्छा जी, he lost faith, question number 10, he lost faith in the medical theories of his time। Not given। उसका चेंज ऑफ फोकस नहीं था, वो किस चीज के बारे में था। क्यों उस्मान, ये डी में। यस सर, ये फॉल्स होगा क्योंकि ना वो चेंज ऑफ फोकस की बात थी ना, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया था उस चीज से जो पहले वाली से। पहली वाली क्या थी चीज। मतलब ये जो फर्स्ट Chemistry। इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, Not given। but later change his focus due to large portion of mysticism of alchemy involved। ओके, उसने फिर वो अपना इंटरेस्ट चेंज कर लिया ना सर डॉक्टरी से। हाँ मगर किस चीज से, केमिस्ट्री से किया था। सो दिस इज नॉट गिवन, यस सर। दिस इज नॉट फॉल्स, दिस इज नॉट गिवन। यस सर, नॉट गिवन। ठीक है, व्हाई, बिकॉज मेडिकल थेरीज का कहीं पर जिक्र देखा नहीं है। नहीं हुआ, केमिस्ट्री का जिक्र है, नॉट मेडिकल थेरीज। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर पर लॉस्ट फेथ का तो जिक्र है ना, उसका फोकस तो चेंज हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं फॉल्स और इसमें क्या फर्क होता है। जब कोई चीज फॉल्स होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि जॉन इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, ओके, पैसेज में, रीडिंग में हमारे पास ओके गाइस, अभी ना मेरे ख्याल में 1-2 मिनट में ना शायद रीडिंग ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, टाइम अप हो जाएगा तो आप रीजॉइन कीजिएगा, ओके। सो बल्कि अभी कर लेते हैं, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रीडिंग और आप वापस आओ, ठीक है, रीजॉइन प्लीज। जी मरियम, कैन यू हियर मी। जी। ओके, सो लेट्स कम। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, मैं आपको फॉल्स और नॉट गिवन का फर्क समझाने लगा हूं। जब कोई चीज फॉल्स होती है और चीज नॉट गिवन होती है, उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। सो सपोज पैसेज में आपके पास आ जाता है जॉन इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, ओके। नाउ अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है जॉन इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, तो ये ऑब्वियसली ट्रू है, ठीक है, बिकॉज इंफॉर्मेशन दोनों तरफ सेम चीज के बारे में है, यानी कि मेरे शर्ट के कलर के बारे में ही बात हो रही है, बट और वो मैच भी कर रही है। अगर पैसेज में है जॉन इज वेयरिंग अ रेड शर्ट मगर क्वेश्चन है that John is wearing a black shirt, तो this is false because बात अभी भी दोनों तरफ सेम है, कलर की बात ही हो रही है शर्ट के, मगर कलर नहीं मैच हो रहा। तो ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, लॉजिकली देखना है। आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मैच करनी, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन भी मैच करनी है। हमारे पास जॉन की शर्ट की एक कैटेगरी है विच इज कलर, क्वेश्चन में भी वो मौजूद है, पैसेज में भी वो मौजूद है, मगर कलर नहीं मैच हो रहा, तो तब वो फॉल्स है। अच्छा, अगर पैसेज में, रीडिंग में लिखा हुआ है जॉन इज वेयरिंग अ रेड शर्ट और क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स में आपके पास स्टेटमेंट है जॉन इज वेयरिंग अ रेड शर्ट विच हैज अ लार्ज पॉकेट। अब देखें, पैसेज में आपके पास कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ एक है, शर्ट का कलर, दैट्स इट।
क्वेश्चन में आपके पास अब दो कैटेगरीज है इंफॉर्मेशन की, एक है कलर की, एक है पॉकेट्स की। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज यहां से होते हैं, वो कहते हैं सर जॉन इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, ये तो ट्रू है, विच हैज अ लार्ज पॉकेट, अब ये एक्स्ट्रा है। अब स्टेटमेंट 60-70% ट्रू है। अच्छा, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को आपने हमेशा नॉट गिवन करना है। जहां पर कोई भी एडिशनल कैटेगरी आ जाए ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका जिक्र नहीं है, तो आपने हाफ ट्रू स्टेट, 95% स्टेटमेंट भी मैच हो रही है और सिर्फ एक पॉकेट एक्स्ट्रा लग गई, तो उसको आपने क्या कर देना है, नॉट गिवन। क्लियर हुआ? जी। यस सर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बी वेरी लॉजिकल। कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों तरफ सेम होंगी तो ट्रू होगा, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों तरफ सेम होंगी मगर वो मैच नहीं कर रही होंगी तो फॉल्स होगा। पर अगर कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों तरफ सेम है मगर एक एक्स्ट्रा कैटेगरी उसमें इंफॉर्मेशन आ गई है, तो दैट इज नॉट गिवन। और अगर आपको ये मतलब ये अभी हम आगे चलेंगे, अगले टेस्ट करेंगे तो यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाई दिस, ये बार बार ट्रू फॉल्स करने से आएगा। सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चंस 11 to 13. It says write your, they choose 3 letters A to F, हमारे पास 6 choices हैं। Write your answers in boxes 11 to 13 on your answer sheet. Which 3 of the following are parts of Gilbert's discovery? Okay, हमें गिलबर्ट की डिस्कवरी जो है उसकी 3 एस्पेक्ट्स ढूंढने हैं। हमने कहां पे हाईलाइट की थी गिलबर्ट्स की डिस्कवरीज? इन ई। इन ई में उसकी डिस्कवरीज का हमने जिक्र किया था। वो स्टार्ट ही यहां से होता है, उसने इलेक्ट्रिक कॉइन किया, अर्ली बिलीव्स मैग्नेटिज्म के कुछ और थे और उसका बिलीफ क्या था। ओके, लेट्स कम टू दिस। एफ में भी होना चाहिए। इट सेज मेटल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर। नो। अच्छा, बी इसका है सर। जिक्र, अच्छा आप कह रहे हैं बी है। उस्मान आप क्या कह रहे हो? Rubbing garlic can neutralize its magnetism. अच्छा, और लेकिन देखें, neutralize and remove. दे मीन द सेम थिंग। Okay. उस्मान व्हाट डू यू थिंक, ए और बी में कोई है? सर ए तो नहीं हो सकता। ए नहीं हो सकता बिकॉज बी इसीलिए हो तो उसने सकता। छोड़ी थी, बिकॉज जी ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल वो बिलीव करते थे। बिल्कुल। बी हो सकता है। C भी। C भी है सर। अच्छा, सी कहां से है? ये देखें, गिलबर्ट आल्सो फाउंड दैट मैग्नेट्स दैट मेटल्स कैन बी, Metals can be सो सी, magnetized. बी नहीं हो सकता। बी गलत इसलिए है बिकॉज लिख, दीज आर द अर्ली बिलीव्स ऑफ मैग्नेटिज्म दैट रबिंग गार्लिक ऑन लोडस्टोन कैन न्यूट्रलाइज द मैग्नेटिज्म। ये अर्ली बिलीव थे, ये गिलबर्ट की डिस्कवरी नहीं थी। लुक एट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज गिलबर्ट्स डिस्कवरी। ओके, सो बी इज नॉट पॉसिबल। ये तो सुपरस्टिशन है जिसकी वजह से उसने, इसीलिए तो उसने इसके इसी के खिलाफ वो तो बोल रहा था। समझ लगी मरियम? जी जी जी। मैं बस अर्ली हाईलाइटेड बिलीव्स पढ़ है। रही थी। ना ना ना, मतलब भी मैच करना है सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ रहे थे, मतलब भी मैच करना है। हाईलाइटेड जरूर देखें बट आपने डिटेल में भी पढ़ना है। जी हाईलाइट जी सिर्फ इसलिए है ताकि हम एग्जैक्ट जगह पर जल्दी पहुंच सकें, जी मगर वहां पे जाके आपने लाइन ऊपर वाली भी देखनी है और नीचे वाली भी देखनी है। उस्मान आपने भी। जी। अच्छा जी, डी पॉसिबल है? यस सर, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंट की बात हुई है ना ये एफ सेकंड के लाइन में। अंदर वो कहता है हाँ ही जी। बिलीव्ड दैट स्टार्स आर नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। सो गिलबर्ट की ये भी डी भी। यस। और क्या हो सकता है? ई भी हो सकता है सर, क्योंकि एफ नहीं हो सकता क्योंकि वो डी फोर्ड ने किया था, डी वो फे ने। डुफे ने किया था। एफ डूफे ने पॉसिबल डूफे। नहीं है। जी ये देखें यहाँ नहीं पे है। हमने हाईलाइट किया हुआ है दैट डुफे दैट डिस्कवर्ड दैट देयर आर टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो ये इवन दो के डिस्कवर हुआ बट इट वाज नॉट गिलबर्ट्स डिस्कवरी, ये गिलबर्ट की डिस्कवरी नहीं थी। डिस्कवर हुआ बट नॉट बाय गिलबर्ट। सो ई क्या है? द अर्थ वॉबल्स ऑन इट्स एक्सिस, और यहां पे वो कहता भी है, ठीक है, द अर्थ इटसेल्फ इज अ जायंट मैग्नेट, ठीक है, which is also why compasses always point north. That is, or even liken the polarity of Earth and built an entire magnetic philosophy. In his explanation, magnetism is soul. Thus, a perfectly spherical lodestone, when aligned with the Earth's pole, would wobble all. भाई हमने देखें ये किया भी हुआ highlight यहाँ पे. Would wobble all by itself in 24 hours. So the Earth wobble on its axis. So out of the 6,
there are 3 which are correct. Metals can be magnetized, stars are not equal distance, and the earth wobbles on its axis. So by doing these 3, we now have a good idea. जी guys, so clear हुआ? जी Yes sir. Now what is the work to do? So अब आप लोगों ने जो काम करना